Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss evolution of drug part 4. So let's start. तो स्टूडेंट्स अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स की, यानी कि जो क्रूड ड्रग्स हैं यानी कि जो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होने वाली ड्रग्स हैं उनकी अगर अपने को इवोल्यूशन करना है तो अपन किस किस तरीके से हैं जो कि इवोल्यूशन कर सकते हैं। उसके अंदर अपन ने देखा है कि मोस्टली इवोल्यूशन इसलिए किया जाता है ताकि ड्रग की आइडेंटिटी को पता लगाया जा सके। कोई एडिल्टेशन तो उसके अंदर नहीं किया गया है, कोई मिलावट तो उसके अंदर नहीं की गई है, वो अपन पता लगा सकें। तो अभी तक अपन ने जो पढ़ लिया है वो देख लिया है कि ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशंस क्या होते हैं, यानी कि जो मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशंस हैं, यानी कि किसी भी ड्रग को देखकर उसकी पहचान करना कि लिव्स ही है ना, या अपने को जैसे ये पता है कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कौन सा है, कौन सी पर्टिकुलर पार्ट का है और किस तरीके से दिखता है। तो दे आर द ऑर्गेनोलेप्टिक, यानी कि द सेंसरी कैरेक्टर्स, लाइक टेस्ट हो गया, उसका स्मेल हो गया, ये सारी की सारी चीजें देख के पता लगाना कि वो ड्रग है जो कि रियली वही है, यानी कि एक तरीके का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करना, ये अपन ने देख लिया था। देन माइक्रोस्कोपिकल इवोल्यूशन, माइक्रोस्कोपिकल इवोल्यूशन के अंदर देखा था कि कोई भी प्लांट है, प्लांट के अंदर सपोज लीफ है, तो लीफ के अंदर अगर मैं बात करूं तो लीफ कांस्टेंट होते हैं, यानी कि हर एक प्लांट की हर लीफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि उसी लीफ की कांस्टेंट आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो स्टोमेटल नंबर हो, चाहे वो पैलिसाइडल रेशियो हो, चाहे वो स्टोमेटल इंडेक्स हो। तो ये सारी चीजें पता लगाकर भी अपन किसी भी चीज के अंदर एडिल्टेशन है या नहीं वो आइडेंटिफाई किसी प्लांट के पार्ट को कर सकते हैं। देन केमिकल इवोल्यूशन, यानी कि किस में भी ऑब्वियस है जो पार्ट प्लांट है उसके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि कोई ना कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसे अपन क्या कहते हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, चाहे वो अल्कलॉइड्स हों, ग्लाइकोसाइड्स हों, टेनिन्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन्स हो, ये सारी की सारी चीजें, इनका आइडेंटिफाई करना कि किस प्लेट में कौन सा केमिकल कांस्टेंट अवेलेबल है और किस कंसंट्रेशन में अवेलेबल है, यानी कि अगेन द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, द क्वालिटेटिव टेस्ट एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट जो कि अपन केमिकली कर सकते हैं। साथ ही साथ ये स्पेसिफिक टेस्ट भी करते हैं, यानी कि किसी ना किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्लांट में, जैसे कि इर्गोट है तो इर्गोट के अंदर अगर ट्रोपन एल्कलॉइड्स के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करना, तो ऐसी चीजें भी हैं जो कि अपन केमिकल इवोल्यूशन के आधार पे कर सकते हैं। आज अपन बात करने जा रहे हैं फिजिकल इवोल्यूशंस की, यानी कि प्लांट्स के जो पार्ट हैं उनका फिजिकल इवोल्यूशन अपन किस तरीके से कर सकते हैं और वो कौन कौन सी चीजों के लिए अपने लिए हेल्पफुल साबित होता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूं अगर मैं फिजिकल इवोल्यूशन की, तो ये है क्या, फिजिकल स्टैंडर्ड्स आर टू बी डिटरमाइंड फॉर द ड्रग वेरेवर पॉसिबल, दे आर रियली कांस्टेंट फॉर क्रूड ड्रग्स बट मे हेल्प इन इवोल्यूशन स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू, यानी कि कांस्टेंट तो नहीं होते बट एटलीस्ट अगर अपने को ये पता है कि फिजिकली इस चीज का ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो अपन उसके अंदर मिलाए गए एडिल्टेंट्स का आसानी से पता लगा सकते हैं या फिर उस सिस्टम की प्योरिटी का पता लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में बताऊं तो जैसे कि मॉइस्चर कंटेंट है, एक तरीके का फिजिकल इवोल्यूशन है, किसी भी पार्ट ऑफ प्लांट में कितना मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, ज्यादा होता है कम होता है, यानी कि उसके अंदर मिलावट की गई है या फिर उसकी जो क्वालिटी है वो सही नहीं है। विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ऑप्टिकल रोटेशंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एश वैल्यूज, एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज, वोलेटाइल ऑयल कंटेंट, फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर, स्वेलिंग फैक्टर्स या फिर स्वेलिंग इंडेक्स, आरएफ वैल्यू एंड माइक्रोबियल कंटामिनेशन, यानी कि ये सारे के सारे फिजिकल इवोल्यूशंस हैं जो कि अपन प्लांट के आसानी से पता कर सकते हैं, जिससे कि उसकी आइडेंटिटी, उसके अंदर एडिल्टेशन है या नहीं, ये चीजें आसानी से जज की जा सकती हैं। चाहे ये कांस्टेंट ना हो बट एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर आती है, वो रेंज अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, जिससे कि अपने को ये पता लग सकता है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर एडिल्टेशन है, मिलावट है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो अगर मैं वन बाय वन बताऊं तो सबसे पहले मॉइस्चर कंटेंट। अब मॉइस्चर कंटेंट है क्या, तो अब ऑब्वियसली कोई भी प्लांट की बात करें, जैसे कि मैं अलॉय की बात कर रही हूँ, तो अलॉय को जब आप बंद करोगे तो बंद करने के बाद आप देखोगे कि पहले और बाद में के मुताबिक उसके अंदर पर्टिकुलर वेट है जो कम होगा। ऑब्वियस है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो है जो कि इवेपोरेट होगा। अब उसका वजन कितना है, तो पहले जो आपने ड्राई प्रोडक्ट लिया वो, और उसके बाद जब आपने उसे हीट किया उसके बाद उसका मॉइस्चर कंटेंट आप वापस वेट करके देखोगे तो एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा या कम वो नहीं होना चाहिए। इसे ये शो करता है कि उसमें पर्टिकुलर मिलावट हो रखी है। अब सपोज करो आप कोई भी चीज खरीदने गए मार्केट में, आपने बोला कि मुझे 1 किलो क्वांटिटी चाहिए। अब मॉइस्चर तो सब में होता ही है, थोड़ी बहुत नमी तो हर चीज में होगी, 2% 5%, बट अगर किसी चीज में 10% की जगह आपको 20% नमी दे दी तो क्या हुआ, उसका वेट इंक्रीज हो गया और जो कंटेंट है वो आपके लिए कम हो गया। तो अगेन प्रॉफिट मार्जिन के लिए क्या किया उन लोगों ने, उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर ज्यादा देकर आपको वो चीज है जो कि सेल कर दी, उनको प्रॉफिट हो गया उस पर्टिकुलर
100 ग्राम्स का, क्योंकि आपको क्या है 100 ग्राम ऑफ उन्होंने मॉइस्चर कंटेंट एक्स्ट्रा दे दिया। तो वो सारी चीजें हैं जो कि इसमें मॉइस्चर कंटेंट में इवोल्यूट की जाती हैं। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ड्रग विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसकम्पोजिशन ऑफ crude drugs, either producing chemical changes or microbial growth. So the moisture content of drug should be determined and controlled. The moisture content is determined by heating a drug at 105 degree centigrade in oven to constant weight. साथ ही साथ ये चीज तो बताई कि अगर वेट ज्यादा देखकर उस तरीके के प्रॉफिट कमा ले तो ऐसे लोग करते हैं, बट साथ ही साथ इसका एक डिसएडवांटेज भी है क्या कि अगर किसी के अंदर नमी रही तो ऑब्वियस नमी से क्या होगा, माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकती है, उसके अंदर जो माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है वो चीज खराब हो सकती है, कंटामिनेटेड हो सकती है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए जब भी अपन को ड्राई क्रूड ड्रग्स मार्केट में सोल्ड आउट कर रहे हैं, उससे पहले अपने को उसको प्रॉपरली ड्राई कर लेना चाहिए। और प्रॉपरली ड्राई भी कितना, 105 यानी कि 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको हॉट एयर ओवन में अपन अच्छे से ड्राई कर लेते हैं। अगर वो थर्मली स्टेबल है तो, यानी कि थर्मली वो ड्रग खराब नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर कोई ड्रग को आप इस मेथड से है जो कि ड्राई कर रहे हो, काफी सारे ड्रग्स हैं जो कि छांव में रख के भी ड्राई किए जाते हैं। तो आपको इस मेथड से है जो कि अधिकांश ड्रग है जो कि ड्राई करने को मिल जाएगी। इसे ड्राई करने के बाद फिर जब आप इसको वापस रिवोल्यूट करो तो उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है जो कि एक पर्टिकुलर लिमिट में होना चाहिए, वो उसकी है जो कि मॉइस्चर कंटेंट लिमिट होती है। जैसे कि अलॉयज की बात करें तो इसके अंदर नॉट मोर देन यानी कि 10% से ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए। डिजिटलिस की बात करें तो 5% से ज्यादा, एर्गॉट 8% से ज्यादा, अकेशिया 15% से, एंड स्टार्च है जो कि 15% से ज्यादा कंटेंट नहीं होना चाहिए। क्यों? अगेन वेट वेरिएशन तो होता ही है, साथ ही साथ इनके अंदर क्योंकि ये नेचुरल सिस्टम से ऑब्टेन है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन भी हो सकती है। विस्कोसिटी की बात की जाए, अब विस्कोसिटी होती क्या है, तो जैसे कि अगर मैं ये कहूंगी आपको पानी को बहाना है तो आप पानी को आराम से बहा सकते हो, बट वही अगर ये कहूंगी उसके अंदर आप 10 ग्राम ऑफ चीनी ऐड कर दीजिए और उसको थोड़ा हीट करने के बाद उसको आप एक पर्टिकुलर बीकर से दूसरे बीकर में ट्रांसफर करने की कोशिश कीजिए, तो क्या होगा, थोड़ा सा वो गाढ़ापन उसके अंदर आएगा, थिकनेस उसके अंदर आएगी, तो इट इज डिफिकल्ट टू मूव ऑन। तो विस्कोसिटी की डेफिनेशन भी यही है, द सिस्टम विच रजिस्ट टू फ्लो, यानी कि ऐसा कोई सिस्टम जो कि रजिस्ट करता है, रुकता है अपने आप को बहाव देने के लिए, वो उसकी विस्कोसिटी है, वो उसका गाढ़ापन है। अब किसी भी सिस्टम की विस्कोसिटी भी स्पेसिफिक होनी चाहिए जिससे अपने को ये पता चले कि उसके अंदर कोई मिलावट तो नहीं की गई है। जैसे कि विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर एंड इज एन इंडेक्स ऑफ इट्स कंपोजिशन, यानी कि कोई भी आप तरल ले रहे हो, अब जैसे कि क्रूड ड्रग्स हैं तो उसमें मॉर्फोलॉजिकल यानी कि ऑर्गेनाइज पार्ट तो हैं ही, अनऑर्गेनाइज पार्ट भी हैं, जैसे कि ऑयल्स हो गया या फिर उसके अंदर से गम्स हैं, लेटेक्स है, तो उनकी विस्कोसिटी उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि अपने को रिक्वायर्ड है। कम या ज्यादा है इसका मतलब कि उसके अंदर वो ड्रग है जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसके लिए भी है जो कि स्टैंडर्डाइजेशन बनाए जाते हैं, इसकी लिक्विड की विस्कोसिटी इतनी ही होनी चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं जो कि ये विस्कोसिटी चेक की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो पायरोक्साइलिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज 1100 टू 2450 सेंटीस्ट्रोक। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी का तो मैंने आपको बताया कि इट इज रेजिस्टेंस टू फ्लो, बट काइनेमेटिक विस्कोसिटी में जब विस्कोसिटी को अपन डेंसिटी से डिवाइड करते हैं तो उसे काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं, जिसकी यूनिट होती है सेंटीस्ट्रोक, वाइल विस्कोसिटी की यूनिट होती है सिर्फ पॉइस। ये है जो कि बी फार्मा का टॉपिक है जिसके अंदर विस्कोसिटी का पूरा चैप्टर आता है, आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, और अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता भी होगा कि जो विस्कोसिटी है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है पॉइस, वाइल जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है इज डिफाइंड एज व्हेन विस्कोसिटी इज डिवाइडेड बाय इट्स डेंसिटी, दिस इज नोन एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड द यूनिट इज सेंटीस्ट्रोक एंड स्ट्रोक। तो पायरोक्साइलिन है उसकी जो विस्कोसिटी है वो रहती है 1100 से 2450 सेंटीस्ट्रोक्स के बीच में, इससे ऊपर नीचे है यानी कि उसके अंदर कुछ स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो नहीं है, उसके अंदर कुछ इनकम्पैटिबिलिटीज हैं या फिर मिलावट की गई है। लिक्विड पैराफिन की बात करें तो लिक्विड पैराफिन का रहता है 64 सेंटीस्ट्रोक एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी कि लिक्विड पैराफिन है जो उसका जो पर्टिकुलर विस्कोसिटी है वो 64 सेंटीस्ट्रोक जो रहता है जब आप उसे कैलकुलेट करते हैं। फिर बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो ऑब्वियस एक पर्टिकुलर पॉइंट वेयर सॉलिड कन्वर्ट टू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर जो सॉलिड अवस्था है वो एक लिक्विड या तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसे अपन मेल्टिंग पॉइंट कह रहे हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट में भी पर्टिकुलर केमिकल के लिए एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट जैसे कि अपन जानते हैं
जो प्लांट्स हैं उसके अंदर मिक्सचर्स ऑफ केमिकल्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अपने को शार्प पॉइंट ना मिलते एक रेंज में मिलता है, बट स्टिल एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, एक कंफर्मेटरी टेस्ट है किसी भी सिस्टम के लिए। तो द प्लांट कंस्टिट्यूएंट्स हैव वेरी शार्प एंड कांस्टेंट मेल्टिंग पॉइंट्स, बट as far as crude drugs are concerned melting point it has been certain ranges due to the mixed chemicals। यानी कि ऐसे तो जो प्लांट कंस्टिट्यूएंट्स हैं अगर इंडिविजुअल की बात की जाए तो उनका बहुत ही शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट अगर ओवरऑल अपन क्रूड ड्रग्स की बात करें तो उसमें जो केमिकल्स हैं वो मिक्स्ड हैं, तो अपने को एक सर्टेन रेंज के रूप में मेल्टिंग पॉइंट मिलता है। निकालने का तरीका क्या रहता है, आपको जिस भी केमिकल का मेल्टिंग पॉइंट निकालना है उसे आपने फाइन कैपिलरी में रख लिया, फाइन कैपिलरी में रखने के बाद आपने वाटर बाथ लिया, वाटर बाथ के ऊपर आपने लिक्विड पैराफिन रख दिया। लिक्विड पैराफिन क्यों, क्योंकि ये काफी ज्यादा टेम्परेचर पे भी स्टेबल रह सकता है, ठीक है। बाकी तो पानी तो क्या होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जाएगा, लिक्विड पैराफिन है जो उससे भी ज्यादा टेम्परेचर पे स्टेबल रहने की कैपेसिटी रखता है। अब वो जो कैपिलरी है उस कैपिलरी में आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी रख दीजिए, थर्मामीटर भी रख दीजिए, और धीरे धीरे देखते रहिए उसको कि कौन से पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो सिस्टम है जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है यानी कि जब वो लिक्विड होना शुरू हुआ और जहां पे वो पूरा लिक्विड हो गया वो एक प्रॉपर रेंज अपन नोट कर लेते हैं उस पर्टिकुलर सैंपल के लिए। जैसे कि कोलोफोनी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रहता है 75 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड, कोकुम बटर का 39 to 42, कोका बटर का 30 to 33, बीज वैक्स का 62 to 65, वुल फैट का 34 से 44, यानी कि इस पर्टिकुलर रेंज में है जो कि वो मेल्ट हो जाने चाहिए, तभी उसके अंदर है जो कि कोई इन्फियरिटी नहीं है या फिर वो क्वालिटी वाइज मेंटेन है। फिर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। अब सॉल्युबिलिटी का अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस दैट द सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। यानी कि अब वैसे सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। यानी कि वो एबिलिटी की जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं यानी कि जो घुलनशील पार्टिकल्स हैं वो तरल के अंदर कितने समय में घुलते हैं या कितनी क्वांटिटी में घुलते हैं, वो उसकी जो क्षमता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। हर एक लिक्विड पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर स्पेसिफिक अमाउंट में सॉल्युबल होता है, उसके बाद क्या होगा वो घुलना बंद हो जाएगा। वैसे ही क्रूड ड्रग भी किसी ना किसी सॉल्वेंट में अच्छे से सॉल्युबल होती है और उससे ज्यादा आप उसमें डालोगे तो क्या होगा वो प्रेसिपिटेट करना शुरू कर देगी या फिर आगे जाके घुलना बंद हो जाएगी। तो ये भी एक इसका इवैल्यूएटरी टेस्ट है कि इसके अंदर ये सॉल्युबल होती है और इसमें ये इनसॉल्युबल है। तो अगर अपन एग्जाम्पल के बाद देखें तो ड्रग शोज स्पेसिफिक बिहेवियर टुवर्ड्स सॉल्वेंट्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशंस। यानी कि जो सॉल्युबिलिटी है वहां पे ये इस तरीके से अपन इवोल्यूशन करते हैं कि कौन सी ड्रग किस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रही है और किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो रही। द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट्रेशन इन ड्रग कुड बी इंडिकेटेड बाय द सॉल्युबिलिटी स्टडीज। ऑब्वियस है अपने को ये पता है कि जैसे एक्स ड्रग है जो कि ईथर में सॉल्युबल है, ईथर के इतने एमएल में अगर आप ईथर में इतनी ग्राम ऑफ ड्रग डालोगे आसानी से घुल जाएगी, बट वही अगर आपको उसका इवोल्यूशन करना है और आपने देखा कि वो ईथर में सॉल्युबल ही नहीं है, ईथर में उतने पार्ट वो घुल ही नहीं पा रही, तो आप तुरंत बता सकते हो कि नहीं या तो ये वो ड्रग नहीं है या इसके अंदर मिलावट की गई है। तो अगेन दिस इज एन इवोल्यूशनरी टॉपिक। एग्जाम्पल देखें तो लाइक कैस्ट्रॉल सॉल्युबल इन 3 वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल। यानी कि एक पार्ट ऑफ कैस्ट्रॉल लोगे और अगर आप 3 पार्ट ऑफ एल्कोहल ले रहे हो तो कैस्ट्रॉल एल्कोहल में सॉल्युबल रहेगा। While balsam of Peru is soluble in chloral hydrate solution, balsam of Peru जो ड्रग है वो क्लोरल हाइड्रेट में है जो कि सॉल्युबल हो जाती है। एसोफोइटिडा है जो कि कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है, वैसे उनके अलावा इनसॉल्युबल होगी या फिर स्लाइटली सॉल्युबल होगी दूसरे जो एजेंट्स हैं दूसरे जो सॉल्वेंट्स हैं। देन एल्कलॉइड बेसिस सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म वाइल इट्स सॉल्ट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। यानी कि जो एल्कलॉइड्स हैं उसके जो प्योर बेस हैं वो तो क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होते हैं, बट जो एल्कलॉइड सॉल्ट्स हैं वो पानी में भी सॉल्युबल हो जाएंगे, पोलर सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल होते हैं। देन कोलोफोनी सॉल्युबल इन लाइट पेट्रोलियम। यानी कि जो कोलोफोनी ड्रग है वो लाइट पेट्रोलियम में सॉल्युबल होती है। तो ऑब्वियसली अगर आपको इनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करना है तो अगर आपको सॉल्युबिलिटी पता है इनकी तो आप वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डालने की कोशिश करोगे और वहां पे अगर वो प्रॉपर रिजल्ट देता है तो इट इज प्योर अंटिल इट इज एडल्ट्रेटेड। अब अपन फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे ऑप्टिकल रोटेशन। अब ऑप्टिकल रोटेशन होता क्या है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो मैनी सब्सटेंस ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन हैविंग अ चिरल सेंटर।
can rotate the plane of polarized light either to right which is dextrorotatory and to the left which is levorotatory। यानी कि अब बहुत सारे जो सब्सटेंस है ऑब्वियस है कि आप किसी भी सिस्टम की बात कर दो तो सब में क्या है, कार्बन श्रृंखला है, या तो ऑर्गेनिक पार्ट होगा या इनऑर्गेनिक पार्ट होगा। ऑर्गेनिक पार्ट की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर सेंटर में क्या होगा, एक कीरियल सेंटर यानी कि कार्बन सेंटर, उसके चारों ओर जैसे कि अपने को पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कोई ना कोई जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एडजेसेंट होंगे, चाहे सपोज यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5 है। तो जैसे ये पर्टिकुलर सपोज ये कोई एलिमेंट है, कोई केमिकल है, ठीक है, किसी भी प्लांट का, तो जैसे ही ये किसी प्लेन पोलराइज लाइट से गुजरेगा तो इसकी एक प्रॉपर्टी होगी, या तो ये डेक्स्ट्रो मूव करेगा या फिर ये लीवो रोटेटरी मूव करेगा। डेक्स्ट्रो यानी कि राइट साइड में और लीवो यानी कि लेफ्ट साइड में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। उसके आधार पर अपन ये बताते हैं कि किसी भी सिस्टम का ऑप्टिकल रोटेशन कितना है, और ये भी है जो कि कांस्टेंट होता है। तो उसके आधार पर अपन ये बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर केमिकल इसमें अवेलेबल है या नहीं। जैसे कि द एक्सटेंट ऑफ रोटेशंस इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्री, प्लस इंडिकेटिंग द रोटेशन टू द राइट एंड माइनस इंडिकेटिंग द रोटेशन टू लेफ्ट। यानी कि जो एक्सटेंट है कि कितना वो रोटेट हुआ है उसे अपन डिग्री में बता रहे हैं। अगर वो राइट रोटेट हो रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस के साथ साइन बताएंगे, और अगर वो लेफ्ट में रोटेट हो रहा है यानी कि लीवो रोटेटरी उसे अपन माइनस के साथ बता रहे हैं। Such compounds are optically active and hence called optical rotations। और जो कंपाउंड्स, अधिकांशत कंपाउंड्स हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कुछ कुछ हैं जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जैसे होंगे तो उसमें रोटेशन नहीं होगा। बट जो भी इस तरीके के रोटेशन दिखाते हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड में दिखाएं चाहे वो राइट साइड में दिखाएं, उन्हें अपन कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स। उनके आधार पर अपन ये बताते हैं कि सिस्टम के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। क्यों? क्योंकि हर चीज की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी रेशियो है, जो डिग्री है, वो एक कांस्टेंट होती है। और एंशोट्रॉपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड सैंपल्स कंटेनिंग एन एक्सेस ऑफ 1 एंशियोमर्स ऑफ अ केल मॉलिक्यूल कैन रोटेट द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यानी कि अगेन जो कोई भी क्रिस्टल सॉलिड्स हैं जो 1 एंशियोमर उसके अंदर है ही है, यानी कि इस तरीके का एक एलिमेंट उसके अंदर अवेलेबल है ही, जैसे ही वो किसी लाइट के थ्रू जाएगा तो वो एक पर्टिकुलर रोटेशन शो करेगा। अब किस तरीके से, जैसे कि यहाँ एक बल्ब है, आपने एक पर्टिकुलर यहाँ पर सैंपल रखा, सैंपल रखने के बाद क्या होगा, इसके अंदर जो सिंपल लाइंस हैं, राइट नाउ सैंपल के अंदर हर तरीके की रेज अवेलेबल है विच इज पॉलीक्रोमेटिक। उससे अपन एक मोनोक्रोमेटर से गुजारेंगे और जो लाइट्स हैं वो हो जाएगी मोनोक्रोमेटिक यानी कि सीधी। फिर अपन ये देखते हैं कि ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है किस डायरेक्शन में मूव करती हैं, ये लेफ्ट मूव करती हैं या ये राइट मूव करती हैं, और कितनी डिग्री पे मूव करती हैं। दिस इज द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। एग्जाम्पल की बात करें, लाइक कार्याव ऑयल का रोटेशन रहता है +75 टू +80 डिग्री, कैस्टर ऑयल का 3.5 टू 6.5, क्लोव ऑयल का 0 टू -1.5, हनी का +3 से -15, यूकेलिप्टस ऑयल का 0 से +10, चीनोपोडियम ऑयल का -30 टू 8%। अब इसमें भी पर्टिकुलर सैंपल को अपन उसके अंदर डिप करते हैं और डिप करने के बाद उसका रोटेशन देखा जाता है कि वो किस तरीके से मूव कर रहा है, वो उसका जो रोटेशन है, दिस इज द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सैंपल। ये मोस्टली है जो कि जब आप शुगर बनाते हैं, जैसे कि सुक्रोज लेकर आप हमेशा इसका एक इनवर्स शुगर बनाने की कोशिश करते हैं विच इज जस्ट रिसेंबल एज हनी। तो इनवर्स सिरप इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो रोटेशंस होते हैं सुक्रोज में, उसके जस्ट उल्टे रोटेशंस हैं जो कि इन्वर्ट में पाए जाते हैं। तो इसका एक इवोल्यूशनरी टेस्ट है कि आप ऑप्टिकली जो रोटेशंस हैं वो चेक कर लो, अगर सच में ऐसा है तो आपका सैंपल है जो कि इनवर्स शुगर में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी सारी की सारी चीजें एक तरीके से फिजिकल है, अपन सैंपल को लेकर उसे विदाउट खराब किए आसानी से है जो कि इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? When a ray of light pass from one medium to another medium of different density, it is bent from its original path। ऑब्वियस है, जैसे एक पर्टिकुलर सैंपल को आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करोगे और अगर इसकी डेंसिटी में डिफरेंस होगा तो ऑब्वियस है ये एक ओरिजिनल पार्ट से थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। दस द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स वेलोसिटी इन सब्सटेंस इज सेड टू बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि जो रेशियो पर्टिकुलर वेलोसिटी में था, वैक्यूम में था, और अब उस सब्सटेंस में जो रेशियो है, वो जो रेशियो है वो काउंट किया जाता है और वो सब्सटेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब हर एक मीडियम के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सब सिस्टम का स्पेसिफिक होगा। सपोज इसके अंदर पेट्रोलियम लिक्विड है और आपका इस तरीके से वैक्यूम में है और यहाँ पे इतना बेंड हुआ,
कोई दूसरा सैंपल है तो उसमें इतना बेंड हुआ, और कोई तीसरा सैंपल है तो उसमें इस तरीके से बेंड हुआ। तो ये जो बेंड रोटेशंस हैं ये अगेन कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट है तो इसे अपन इवोल्यूशनरी के रूप में ले सकते हैं। निकालने का तरीका क्या रहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कंपाउंड वेरीज विद द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। साथ ही साथ ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप कितनी दूर से सैंपल को फेंक रहे हो, इंसिडेंट लाइट कौन सी है, राइट नाउ टेम्परेचर क्या है, प्रेशर कितना है, उसके हिसाब से भी वेरी करती है। मेथड क्या रहता है निकालने का? C अपॉन V। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जो भी इसका रेशो आएगा, दिस द रेशो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एग्जाम्पल की बात करें, फॉर अराचीज ऑयल इट इज 1.46 to 1.47, for Carrara oil it is 1.48 to 1.485, for castor oil it is 1.47 to 1.5, and for clove oil it is 1.5 to 1.53। याद ऑब्वियस हर चीज इतनी अपन नहीं कर सकते, बट जस्ट आपको रिमेंबर हो कि हाँ भाई सैंपल्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, एक रेंज के अंदर है, मतलब कि कहीं ना कहीं ये इसका एक क्वालिटी पैरामीटर है, कहीं ना कहीं इसका कांस्टेंट फैक्टर है जो कि इवोल्यूशंस के अंदर यूज किया जा सकता है। देन अपन बात करते हैं एश वैल्यूज की। अब एश वैल्यू क्या है? द रेसिड्यू रिमेनिंग आफ्टर इंसिरेशन इज द एश कंटेंट ऑफ द ड्रग। अब रेसिड्यू यानी कि जब भी अपन किसी चीज को बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद जो राख बच रही है प्रॉपर, वो जो कंटेंट है ड्रग का, वो उसकी एश वैल्यू है। एश मतलब होता है राख, यानी कि आप किसी भी चीज को जला रहे हो प्रॉपरली, जलाने के बाद क्या बचती है? राख। अब राख के अंदर कितना % बचा है, वो उसकी एश वैल्यू है। अब वो भी राख है जो कि किस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है और वो कितना पार्ट है, दिस इज अगेन द पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप ऑफ एश वैल्यूज। लाइक inorganic salts of carbonates, phosphates, silicates of sodium, potassium, calcium and magnesium is known as ash content। यानी कि जो एश में बचेगा वो मोस्टली पोटेशियम, कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, सिलिकेट्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है। ये पर्टिकुलर कंटेंट बताते हैं कि किसी की पर्टिकुलर सब्सटेंस की एश वैल्यू कितनी है, और इसमें भी एक लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा एश वैल्यू या इससे कम एश वैल्यू किसी सब्सटेंस की नहीं होनी चाहिए। Ash value is a criteria to judge the identity or purity of that particular drug। Again, एश कम निकल रही है या ज़्यादा निकल रही है तो अपने को ये पता चल रहा है उसमें कि ड्रग की जो प्योरिटी है वो सही नहीं है। निकालने का तरीका क्या रहता है? इस तरीके के फर्नेंस होते हैं, भट्टियाँ होती हैं जिसमें बहुत ही हाई टेम्परेचर तक वो स्टेबल रहता है। आपको जो भी सब्सटेंस है जिसकी एश वैल्यू निकालनी है, आपने इस तरीके का एक क्रूसिबल होता है जो अगेन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकता है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी आप इसमें टेम्परेचर आराम से बढ़ा सकते हो। आपने अपना सैंपल इसमें डाल दिया, इस भट्टी में रखा, भट्टी में क्या होगा? सैंपल आपका पूरा का पूरा बर्न हो जाएगा। बर्न होने के बाद उस सैंपल का आप वे कर लीजिए। वे करने के बाद देखो कितने % तक उसकी ऐश आती है। उस ऐश के आधार पर आप बता सकते हो कि सिस्टम कितना प्योर है और आइडेंटिफाई कर रहा है क्या सैंपल को या नहीं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अगार है तो इसकी एसिड इनसॉल्युबल ऐश 1% वेट बाय वेट होती है। अलॉय की 5% टोटल ऐश होनी चाहिए, अशोका की 11 एंड जिंजर की 6, वाइल 1.7 इसकी वाटर सॉल्युबल ऐश रहती है। अब ये क्या है, वन बाय वन अपन बात करते हैं। तो ऑब्वियस डिफरेंट टाइप ऑफ ऐश वैल्यूज भी होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक तो टोटल ऐश वैल्यू है, देन एसिड इनसॉल्युबल ऐश वैल्यू, सल्फेटेड ऐश वैल्यू एंड वाटर सॉल्युबल ऐश वैल्यू। वन बाय वन अगर मैं देखूं, टोटल ऐश वैल्यू इज यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग लो ग्रेड प्रोडक्ट्स, एग्जॉस्टेड प्रोडक्ट, एक्सेस ऑफ सैंडी एंड अर्थी मटेरियल विद द ड्रग। यानी कि मोस्टली जब आप पूरा का पूरा प्रोडक्ट बंद करके उसका वेट चेक कर रहे हो तो आप ये जानना चाहते हो कि क्या उसके अंदर कोई सैंडी मटेरियल तो नहीं है, कोई अर्थी मटेरियल तो उसके अंदर नहीं है, या जो लो ग्रेड प्रोडक्ट तो कहीं ऐड नहीं कर दिया गया, ये अपन आसानी से इसमें चेक कर सकते हैं। देन एसिड इनसॉल्युबल ऐश के अंदर दे आर यूज फॉर डिटरमाइन द अर्थी मैटर प्रेजेंट्स ऑन रूट्स, rhizomes and also on the leaves. Crude drugs contain calcium oxalates crystals. The amount may vary depending on the environmental condition। यानी कि एसिड इनसॉल्युबल ऐश में मोस्टली अपन ये देखते हैं कि जो रूट्स या फिर राइजोम्स या लीव्स ली हैं, कहीं उसके ऊपर तो कोई अर्थी मटेरियल स्टिक नहीं था जो कि ऐश वैल्यू में आ रहा है। साथ ही साथ जो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हैं उसके अमाउंट को भी एसिड इनसॉल्युबल ऐश में अपन काउंट कर सकते हैं। सल्फेटेड ऐश में यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ लो ग्रेड प्रोडक्ट्स। वाटर soluble ash में the value water soluble ash used to detect either material exhausted by water or not, like tea leaver, ginger etc। यानी कि वाटर soluble ash में
अपन ये देखते हैं जैसे टी है, टी में क्या हुआ, आपने उसको एग्जॉस्ट की, चाय बना ली और उसको सुखा के वापस मार्केट में बेच दिया, तो क्या वो ड्रग आपके एग्जॉस्ट हो चुकी है? क्या आपको उस तरीके की एक तरीके की एडल्टेटेड ड्रग है जो कि बेची जा रही है, सब्स्टिट्यूट ड्रग बेची जा रही है? इसका इन्वेस्टिगेशन है जो कि वाटर सॉल्युबल ऐश कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है 8 नंबर इज एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। अब एक्सट्रैक्टिव वैल्यू से नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि जो एक्सट्रैक्शन है उसकी बात अपन कर रहे हैं। ऐश वैल्यू अपन ने अभी देख ली कि भाई कोई भी चीज है जो कि एक तरीके से राख है, उससे है अपन किसी भी चीज की है जो कि आइडेंटिफाई जो कर रहे हैं। अब एक्सट्रैक्टिव वैल्यू क्या होती है, तो ऑब्वियस है समटाइम्स द एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय नॉर्मल प्रोसीजर। In such cases, water, alcohol or either soluble extractives values are determined for the evolution of such drugs। यानी कि कभी कभार क्या होता है कि आप सीधा का सीधा अगर क्रूड ड्रग को लेकर इवेल्युएट करोगे तब आपको हो सकता है कि फॉल्स रिजल्ट मिले, बट उनको फिर आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि आपको जो क्रूड ड्रग है उसका किसी ना किसी सॉल्वेंट के अंदर एक्सट्रैक्शन करना होता है। जैसे कि सपोज कोई भी क्रूड ड्रग आपने एक्स ले ली, उसका ड्राई पाउडर ले लिया, अब उस पाउडर को आपको चाहे वाटर में, चाहे अल्कोहल में, या चाहे कोई दूसरे सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू या कि चाहे ईथर के अंदर सॉल्युबल करना होगा, और उसका जो सॉल्युबलाइज एक्सट्रैक्ट होगा उससे आप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में लेंगे और उसमें जो रिजल्ट्स हैं आपको पॉजिटिव मिलेंगे। तो बहुत बार अपन को इस तरीके से भी आइडेंटिफिकेशन करना होता है। तो किसकी एक्सट्रैक्टिव वैल्यू कितनी आनी चाहिए, कौन किस में सॉल्युबल है, ये सारी चीजें भी अपने को आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से जानने को मिलती हैं। जैसे कि सिग्निफिकेंस की बात कहें कि किसी भी चीज की एक्सट्रैक्शन क्यों जरूरी है, क्या सिग्निफिकेंस है, तो they useful for the evolution especially when the constants of the drug cannot be readily estimated by any other means। यानी कि अगर कोई भी कॉन्स्टेंट्स हैं किसी भी क्रूड ड्रग का डायरेक्टली एस्टिमेट नहीं हो सकता है तो अपन इसको यूज कर सकते हैं। देन इट ऑल्सो हेल्प टू इंडिकेट द नेचर ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन ड्रग। साथ ही साथ अपने को ये भी पता चलता है कि जो भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट है उसका नेचर क्या है। क्यों? क्योंकि जब वो अपनी सॉल्युबिलिटी किसी न किसी सॉल्वेंट में बताएगा तो अपन को उसकी प्रॉपर्टी भी पता चलेगी कि वाटर में सॉल्युबल होने वाले एजेंट्स इस तरीके के होते हैं, अल्कोहल में होने वाले इस तरीके के होते हैं, या फिर ईथर में सॉल्युबल होने वाले एजेंट्स इस प्रॉपर्टी के रहते हैं। एंड ऑल्सो हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडल्टेंट। साथ ही साथ एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज से अपन को ये भी पता चलता है कि क्या उसके अंदर एडल्टेशन है या नहीं, क्योंकि जो एक्सट्रैक्ट है अगर वो उस एक्सट्रैक्ट में रिजल्ट्स फॉल्स देता है, यानी कि वो पर्टिकुलर वो सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है, या फिर वो पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट है जो कि उस क्रूड ड्रग्स के अंदर वो पर्टिकुलर केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, तो रिजल्ट्स भी है जो कि फॉल्स देगा। कौन कौन से तरीके की एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज होती हैं, जैसे कि बताया वाटर सॉल्युबल होती हैं, अल्कोहल सॉल्युबल होती हैं, ईथर सॉल्युबल होती हैं। वन बाय वन डिटेल में इनके लिए बात करते हैं। अगर अपन प्रॉपर देखें कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस किस तरीके से की जाती है, तो देखो सबसे पहले आपने जो प्लांट मटेरियल है वो ले लिया, आपने ड्राई किया, पाउडर किया, देन उसको जो भी सॉल्वेंट में आपको लेना है उसमें आपने 24 आवर्स के लिए या फिर 7 डेज के लिए उसमें या तो फिर डिसॉल्व करके रख दिया या फिर एक्सट्रैक्ट कर दिया। देन एक्सट्रैक्ट किया, फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट तक आपने इवोपरेशन किया उसका। इवोपरेशन करने के बाद आपको एक सेमी सॉलिड रेसिड्यू मिला। सेमी सॉलिड रेसिड्यू के बाद आपने उसको लायोफिलाइज किया। लायोफिलाइज करने के बाद क्या हुआ, जो आपका केमिकल कंस्टिट्यूएंट उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल था अब आपके पास सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है। पूरा का पूरा प्रोडक्ट नहीं, केवल और केवल वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट, उस केमिकल कंस्टिट्यूएंट का आपने फ्रैक्शन करके एक पर्टिकुलर केमिकल कंस्टिट्यूएंट फिक्स निकाल लिया कि हाँ अब मेरे पास मल्टीपल कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट है, और उसका आपने आइडेंटिफिकेशन किया और वहां से आपको मिला सिर्फ और सिर्फ किसी भी प्लांट में प्रेजेंट केवल और केवल एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट। उसको आपने स्टैंडर्डाइज करने के लिए डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपीज लगाई और प्योर कंपाउंड आपने निकाला, और प्योर कंपाउंड से आपने उसका लीड मॉलिक्यूल यानी कि स्ट्रक्चर निकाला। यानी कि अब आपके पास वो स्ट्रक्चर भी है जो कि पर्टिकुलर उस एलिमेंट में उस यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि ये प्रोसेस पूरी की पूरी इस तरीके से है जो कि की जाती है। अब वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज में वैल्यूज क्या हैं, किस तरीके से निकालते हैं, वो बात करते हैं। Macerate about 5 gram of accurately weighted coarse powder with 100 ml of chloroform water in 100 ml volumetric flask for 24 hours। यानी कि मैसेरेट यानी कि आपको एक तरीके से ड्रग को भिगो के छोड़ना है। जैसे कि 5 ग्राम आपने दवाई ली, ड्रग ली, उसको 100 ml आपने क्लोरोफॉर्म लिया और 24 आवर्स के इसको रख के छोड़ दिया, ठीक है। देन आपको शुरुआती 6 घंटों के लिए कंटिन्यू उसको शेक करना है ताकि वो अच्छे से डिजोल्व होता रहे उसके अंदर। देन
filter rapidly through filter paper and evaporate 25 ml of water extract to dryness in tear flat bottom shallow disk। यानी कि आपने इसको फिल्टर कर लिया, फिल्टर करने के बाद आपका जो सॉल्वेंट है उसमें आपको उसको इवेपोरेट करोगे और इवेपोरेट करने के बाद उसको आप ड्राई करोगे एट द रेट 105 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको वेट करोगे। वेट करने के बाद आप उसको डेसिकेटर में संभाल के रख दोगे। फिर उसका आप कांस्टेंट वेट निकालेंगे, उसका कैलकुलेट करेंगे कि कांस्टेंट वेट उसका वेट सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू कितनी आई है और वो पर्टिकुलर जो यील्ड वैल्यू है वो कितनी है। ऑब्वियसली 5 ग्राम है कोई प्लांट में से वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट कितना है, ड्राई करने के बाद हो सकता है कि आपके पास 0.5 ग्राम भी नहीं आए तो पॉसिबल, बट वो उस पर्टिकुलर ग्राम का कितना परसेंट है, ये एक इवोल्यूशनरी टेस्ट है इस किसी भी सिस्टम का। यानी कि आपने क्या किया, आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में लेने के बाद उसे एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसे ड्राई कर दिया। ड्राई करने के बाद जब आपने वेट किया तो वेट से आपको क्या पता चला कि वो पर्टिकुलर क्रूड ड्रग उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कितना पार्ट सॉल्युबलाइज है, यानी कि 5 ग्राम में से कितने ग्राम ऑफ सिस्टम है जो कि पानी में घुलनशील है। वो शायद 0.5 निकले, हो सकता है 4 निकले, हो सकता है 0.25 ही निकले, बट इट इज अगेन अ स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू जो कि हर एक पर्टिकुलर प्लांट के लिए स्पेसिफिक होगी। जैसे एग्जांपल के रूप में देखें, वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज इज अप्लाइड फॉर द ड्रग्स व्हिच कंटेन वाटर सॉल्युबल कंस्टिट्यूएंट्स सच एज टैनिन्स, शुगर्स, प्लांट एसिड्स एंड म्यूसिलेज। यानी कि वाटर एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज उन लोगों के लिए, उन चीजों के लिए कामयाब हैं जहां पे अपन को वाटर सॉल्युबल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करनी है या निकालना है, लाइक टैनिन्स हो गया, शुगर्स है, प्लांट्स एंड म्यूसिलेजेस हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे अलोए है, इट मस्ट बी नॉट लेस देन 25%, ग्लिसरेलिया नॉट लेस देन 20, लिंसीड 15, सेना लीव्स 30, सेनापॉट्स 28 एंड जिंजर 10। यानी कि कम से कम जितना भी ग्राम लो उसका 10% आपको ये एक्सट्रैक्टिव मिलना ही चाहिए। एल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज किस तरीके से निकालते हैं, 5 ग्राम ऑफ सैंपल 100 ml ऑफ 90% ऑफ 100 ml एल्कोहल, यानी कि 100 ml एल्कोहल लेना है जो कि 90% प्योर होना चाहिए। 24 आवर्स के लिए आपको रखना है, 6 घंटे के लिए इसको भी शेक करना है। अगेन इसको इवेपोरेट करना है 25 ml होने तक, 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसको गर्म करोगे। गर्म करने के बाद जो भी चीज वैल्यू में आएगी उसे आप एयर ड्राई करोगे और वेट कर लोगे। फिक्स क्वांटिटीज हैं, बट एल्कोहलिक वैल्यूज उनके लिए सुटेबल है जहां पे अपने को टैनिन्स, रेजिन्स या फिर एल्कोलॉइड्स निकालना हो जो कि अल्कोहल सॉल्युबल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि अल्कोहल में घुलनशील ये कंटेंट अपने को मिलेंगे। एग्जांपल की बात करें, एलॉय 10 बेंजोइन के अंदर 90% तो होगी शाम की, वाइल 75% है सुमित्रा। एसोफोइडिटा सबसे ज्यादा इसमें किया जाता है, ऑफिशियली है जो कि ये मिर और एसोफोइडिटा का मेथड है ऐसे करने का कि हाँ इतना परसेंटेज में निकलता है। तो एसोफोइडिटा तो इसमें निकलता है 50% एंड मिर निकलता है इसमें 70%। देन ईथर सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट की बात करें तो मोस्टली ये वोलेटाइल ऑयल्स के लिए, फिक्स्ड ऑयल के लिए या फिर रेजिन्स के लिए अप्लाई होती है। सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू तो वोलेटाइल ऑयल के लिए और नॉन वोलेटाइल ऑयल्स में रेजिन्स, फिक्स्ड ऑयल्स एंड कलरिंग मैटर होते हैं। लाइक कैप्सिकम्स हैं तो 12%, मेल फंड 1.5, लिंसीड 25 एंड नटमैग इज 25%। 9th की बात करते हैं वोलेटाइल ऑयल कंटेंट। अब ऑब्वियस है ये बहुत ही बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इवोल्यूशन पैरामीटर है। क्यों? क्योंकि अधिकांश ड्रग्स के अंदर जब आप देखते हो तो काफी सारे उसमें से ऑयल निकाल लिया और उसको वापस मार्केट में बेच दिया। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका क्लोव में क्या करते हैं, उसके अंदर से ऑयल निकाल के उसको पूरा का पूरा वापस एग्जॉस्टेड है जो कि मार्केट में बेच देते हैं। तो अगर अपने को ये पता है कि कितने ग्राम ऑफ ड्रग में से कितना वोलेटाइल ऑयल कंटेंट निकलता है तो अगेन ये उसकी प्योरिटी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो वोलेटाइल ऑयल्स हैं वो क्लेवेंजर अपरेटस के थ्रू निकलते हैं। क्लेवेंजर अपरेटस है, इस तरीके की असेंबली होती है जिसमें इस तरीके का एक फ्लास्क लगाया और आपने जो क्लेवेंजर यूनिट है वो लगाई, इस तरीके से वो रीहीट होता रहेगा और ड्रॉप बाय ड्रॉप है जो कि आपका वोलेटाइल ऑयल यहाँ से है जो कि फिल्टर होता रहेगा। एफिशिएंसी ऑफ सर्वर ड्रग इज ड्यू टू देयर ऑर्डर्स प्रिंसिपल्स वोलेटाइल ऑयल। सच क्रूड ड्रग्स आर स्टैंडर्डाइज ऑन द बेसिस ऑफ द वोलेटाइल ऑयल कंटेंट, यानी कि जो ड्रग्स जिनमें वोलेटाइल या फिर स्मेली प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने स्टैंडर्डाइज उस आधार पर करते हैं कि उसके अंदर वोलेटाइल ऑयल कंटेंट कितना है। मोस्टली वेटेड क्वांटिटी ऑफ ड्रग को बॉईल किया जाता है वाटर के साथ या जो भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ वो सूटेबल है वो, फिर उसमें से कितना ml ऑफ वोलेटाइल ऑयल निकलता है ये अपना काउंट करते हैं और ये रिकॉर्ड किया जाता है ट्यूब के अंदर। एग्जाम्पल की बात करें
कैरावाई 2.5% निकलना चाहिए जितना आपने वेटेड सैंपल लिया है, क्लोव 15 होना चाहिए, फेनल 1.4, लेमन पील 2.5 होना चाहिए, दिल 2.5 एंड कार्डामन सीड इज 4। फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर क्या है? वो सारा का सारा मटेरियल जो कि उस प्लांट से रिलेट नहीं करता, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो सैंडी मटेरियल हो या फिर कोई दूसरा पार्ट हो, तो वो अगर उसके अंदर हुआ तो अगेन आपकी ड्रग क्या है? इंफीरियर क्वालिटी की है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ एडल्ट्रेशन मिक्स है प्रॉफिट कमाने के हिसाब से। The part of organ or organs other than those named in the definition description of the drug are defined as foreign organic matter। यानी कि आप कोई भी पार्ट की बात कर रहे हो, सपोज आप सेना की बात कर रहे हैं, अब सेना में जो आप ले रहे हो वो ले रहे हो सेना लीव्स, तो सेना लीव्स के अलावा या फिर उसकी डेफिनेशन में आने वाली उन चीजों के अलावा कोई भी चीज उसके अंदर ऐड है, उन सबको अपन क्या कह देंगे? फॉरेन पार्टिकल्स। The maximum limit of foreign organic material is defined in the monograph of fruit drugs. If it exceeds the limit, deterioration in the quality of the drug take place। यानी कि मैक्सिमम इससे ज्यादा फॉरेन मटेरियल इसमें नहीं होना चाहिए। अगर इसमें है यानी कि जो आपकी ड्रग है वो डिटोरिएटेड है, खराब है, या फिर उसके अंदर एडल्ट्रेशन किया गया है। The physical or physiochemical parameters useful in quality profile of fruit drugs evolutions are मोस्टली इस तरीके के इवोल्यूशंस हैं जो कि इसके अंदर किए जाते हैं, जैसे कि मोस्टली जो फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल है उसके अंदर जो फिजियो केमिकल पैरामीटर्स हैं वो की क्वालिटी प्रोफाइल्स में लिए जाते हैं। फिर अगर अपन बात करें स्वेलिंग फैक्टर या फिर स्वेलिंग इंडेक्स की, अब काफ़ी सारी ऐसी ड्रग्स हैं जैसे उन्हें आप पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डालोगे तो वो स्वेल करती हैं, वो उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। जैसे कि सबसे पहले मैं एग्जांपल दूं तो इसबगोल, इसबगोल की एक प्रॉपर्टी है स्वेलिंग इंडेक्स की, और उसका मैकेनिज्म भी आपको पता है कि वो लग्जेटिव के रूप में काम आती है, और लग्जेटिव में भी वो एक बल्क लग्जेटिव है, राइट। तो जैसे ही आपने उसे लिया तो उसकी प्रॉपर्टी स्वेल करके पानी को एब्जॉर्ब करना, तो अगर वो उसकी प्रॉपर्टी को वो पूरा अच्छे से कर रही है यानी कि स्वेलिंग इंडेक्स को शो कर रही है तब वो सही है, यानी कि क्वालिटी वाइज भी वो सही है। तो काफ़ी सारी ड्रग्स इस तरीके की होती है जिसमें म्यूसिलेज पाया जाता है, उनका स्वेलिंग इंडेक्स स्वेलिंग फैक्टर चेक किया जाता है। सिग्निफिकेंस की बात करें, यूजफुल इन द इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स कंटेनिंग म्यूसिलेज, यूजफुल फॉर द डिटेक्टिंग ऑफ प्योरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रूड ड्रग डिटर्मिनेशन। यानी कि जिन ड्रग्स में भी म्यूसिलेज पाया जाता है, जैसे चिकनी होती है, जैसा इसबगोल, उनकी प्योरिटी को चेक करने के लिए बहुत काम आती है। तरीका क्या रहता है? 1 ग्राम ऑफ आपने ड्रग ली, 25 ml का आपने लिया उसमें स्टॉपर सिलेंडर, 20 ml तक आपने उसमें वाटर फिल कर दिया और 24 आवर्स के लिए या फिर 7 डेज के लिए आप उसको रख देते हो। फिर जब 24 आवर के बाद आप देखते हो कि जो सीड्स हैं वो कितने स्वेल उसके अंदर हो गए, वो उसकी स्वेलिंग इंडेक्स होती है। जैसे कि सपोज ये मेजिंग सिलेंडर है, ये 25 का है, आपने 20 ml तक इसमें पानी भर दिया और 1 ग्राम आपने इसमें सीड डाल दी है जो कि 2 सेंटीमीटर तक सपोज फिल हुए। जब आप इसको 24 घंटे बाद देखोगे तो आपको ये 6 सेंटीमीटर दिखेगा, तो इसकी स्वेलिंग इंडेक्स कितनी हो गई? 4, यानी कि 6 - 2, राइट। तो ये स्वेलिंग इंडेक्स डिपेंड करती है कि आपका जो ड्रग है वो क्वालिटी वाइज सही है या नहीं। अब अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 12, आरएफ वैल्यू। अब आरएफ वैल्यू है क्या? एक तो अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव वैल्यू पढ़ी थी, वो नहीं। यहाँ पे आरएफ का मतलब है रिटेंशन फैक्टर या फिर रिलेटिव फ्लो। अब ये क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी द रिटेंशन फैक्टर और रिलेटिव फ्लो आरएफ इज यूज्ड टू कंपेयर एंड हेल्प आइडेंटिफाई द कंपाउंड। The RF value of a compound is equal to the distance traveled by the compound divided by the distance traveled by the solvent from both measure from the origin। यानी कि एक तरीके से RF वैल्यू है क्या? अब सबसे पहले बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी की। अब क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोमेटोग्राफी यानी कि क्रोमेट मतलब होता है कलर, ग्राफी यानी कि होता है मूवमेंट, यानी कि जो कलर की मूवमेंट है एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, दिस इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। मोस्टली ये जो सेपरेशंस हैं किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह पे, ये अपने को ये बताता है कि कंपाउंड है जो कि रियल है या नहीं। अब जैसे मैंने एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने कांच की स्लाइड ले ली या फिर कोई पेपर ले लिया, ठीक है। पेपर लेने के बाद आपने मोस्टली फिल्टर पेपर या फिर सपोज फिल्टर पेपर लेने के बाद आपने जो भी सैंपल है जिसको आइडेंटिफाई करना है उसका आपने एक ड्रॉप है जो कि यहाँ पे लगाया। ड्रॉप लगाने के बाद आपने इसे एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में रख दिया एक रेशो के साथ जो कि स्टैंडर्ड होता है। रेशो आपने सॉल्वेंट में रखने के बाद आपने देखा कि ये पर्टिकुलर जो ड्रग है एक जगह से दूसरी जगह पर है जो रन करेगी, और जो आपका सॉल्वेंट है वो इस पर्टिकुलर पेपर पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक रन करेगा, चाहे वो 3rd 4th तक रन करे या एक पर्टिकुलर सेंटीमीटर लेंथ तक रन करे।
अब आपका जो बनाया गया सॉल्वेंट है उसने कितना रन किया और आपकी ड्रग है उसने कहाँ से कितना रन किया, इन दोनों की जो पर्टिकुलर रेशो होती है वो होती है आपकी RF यानी कि जो रिटेंशन फैक्टर है। ये भी हर एक ड्रग का फिक्स होता है, तो इससे अपन है जो कि ड्रग के आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। आपने जैसे ड्रग लिया, ड्रग को आपने ये देख लिया कि भाई 0.5 है जो रन कर रहा है, ठीक है, और एक पॉइंट आपने यहाँ पे लगा दिया 0.8 तक। 0.8 क्या है? 0.8 यानी कि आपका जो सॉल्वेंट रन किया गया है इस पर्टिकुलर पेपर पे, ठीक है, या इस लेयर पे। इन दोनों का आपने रेशियो में ले लिया, यानी कि जो आपका मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ट्रेवल की 0.4 एंड जो आपके सॉल्वेंट डिस्टेंस ट्रेवल की 0.8, इनका जो भी आपके पास रेशियो आता है, दिस इज योर RF वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर कंपाउंड विच हेल्प टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर सैंपल। लास्ट अपन बात करते हैं माइक्रोबियल कंटामिनेशन की। ऑब्वियस है क्योंकि ड्रग्स क्रूड हैं, क्रूड ड्रग्स के अंदर मॉइस्चर्स भी है, काफ़ी सारे नेचुरल एलिमेंट्स भी अवेलेबल हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स भी अवेलेबल है, एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स भी अवेलेबल हैं, तो उसके अंदर माइक्रोब्स की कंटामिनेशन आना बहुत ही पॉसिबल है। अब उनको किस तरीके से रोका जाए और किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए, साथ ही साथ किस तरीके से अपन क्वालिटी पता लगाएं कि किस ड्रग के अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन है या फिर नहीं है, तो उसके लिए मोस्टली है जो कि उनका स्टरलाइजेशन किया जाता है। स्टरलाइजेशन के बाद उनका इवोल्यूशन किया जाता है, बट सबसे पहले कोशिश ये की जाती है कि द क्रूड ड्रग्स आर आल्सो कंटामिनेटेड बाय अटैक ऑफ सर्टेन माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, फंगी एंड मोल्ड। यानी कि ऑब्वियस है जो आपकी क्रूड ड्रग्स हैं वो बैक्टीरिया चाहे फंगी या फिर मोल्ड से कंटामिनेट होती हैं, तो अपन पहली बात तो उससे प्रिवेंट करें। फिर अपन कौन से कंटेनर में क्या काम कर रहे हैं उसके हिसाब से भी है जो कि वो प्योर रहे, प्लस स्टरलाइजेशन प्रॉपर होता रहे, और स्टरलाइजेशन के अंदर भी जो इक्विपमेंट्स हैं उसको अपन यूजिंग इथाइलिन ऑक्साइड से स्टरलाइज करते रहें। स्टरल यानी कि जो माइक्रोब्स उसके अंदर प्रेजेंट है उनको अपन किल करते रहें, तो आपका जो क्रूड ड्रग है वो माइक्रोबियल कंटामिनेशन से फ्री रहेगा और आपकी ड्रग है जो कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन के कारण डिटोरिएट नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन टॉपिक नंबर 5 इवोल्यूशन का डिस्कस करेंगे। आज अपन फोर्थ इवोल्यूशन जो है, जो कि आज अपन ने पढ़ा फिजिकल इवोल्यूशंस किस तरीके से क्रूड रख के किए जाते हैं, जो टोटल आपने 13 पॉइंट आज देखे हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। बाकी का जो डिस्कशन है इस टॉपिक का वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.